हाय एवरीवन, मैं हूं दिव्या और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को हम पढ़ने से पहले जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ये समझने के लिए हमें अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग्स हैं, यानी कि उनमें जान नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जान है। तो क्या है ये, मतलब वो क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि किसी में जान है और किसी में जान नहीं है। वो जो डिफरेंसेस हैं वो लाइफ प्रोसेसेस की वजह से आता है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए इस वाइट बोर्ड को। वाइट बोर्ड क्या खाना खा सकता है? नहीं खा सकता, पर हम खाना खा सकते हैं। हम लोग लिविंग बीइंग हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह खुद से खुद चल सकते हैं। लेकिन क्या ये ब्लैक बोर्ड जो है वो चल सकता है? नहीं चल सकता। जैसे कि बाकी के एग्जाम्पल, हम लोग दिमाग चला सकते हैं, क्या इसके पास इवन दिमाग है भी? आई डोंट थिंक सो। तीसरी चीज़, हम जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जितने भी लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अक्सर मैं ऐसा सोचती हूँ, आई विश कि कितना अच्छा होता कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर पाते तो हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी ही नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये जो डिफरेंसेस है, जैसे कि हम लोग का चल पाना, हम लोगों का बोल पाना, हमारा खाना, हमारा रिप्रोड्यूस करना, ये हमें एक लिविंग बीइंग की तरह कैटेगराइज करता है। और ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, जैसे कि कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें हैं जो हम पूरे क्लास जो 10th की बुक है, बायोलॉजी की बुक है, उसमें हम ये सारे के सारे प्रोसेस कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। वैसे तो न्यूट्रिशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन क्लास 10 में हम उसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई गेस हम सबको पता है कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि खाना खाने को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, आई गेस हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है वो है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और वेरियस, एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना या फिर अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिजम्स में लेते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक को अगेन 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पैरासिटिक, दूसरा है सैप्रोफाइटिक एंड तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इस प्रोसेस में जब वो अपना खाना दूसरों से ले रहे होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कुस्कुटा। ये प्लांट का एग्जाम्पल है। कुस्कुटा को हम हिंदी में कहते हैं अमरबेल। अमरबेल क्या होता है? वो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है, उनका जो न्यूट्रिशन होता है, उनका जो खाना होता है, वो सक करके खुद ले लेते हैं और दूसरे प्लांट्स को मार देते हैं। ठीक है, इट्स बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है ये अमरबेल का। आपको स्क्रीन पे फोटो भी दिख रही होगी इसकी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है राउंडवर्म। राउंडवर्म्स क्या होते हैं? राउंडवर्म्स होते हैं जो कि काऊ और बफेलो के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, कि वहाँ से काऊ और बफेलोस का जो न्यूट्रिशन होता है, जो भी खाना होता है, वो सक करते हैं और बदले में उसको हार्म भी पहुँचाते हैं। सिमिलरली मॉस्किटो इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जहाँ पे मॉस्किटो हमें काटते हैं, हमारा खून लेते हैं। ऑब्वियसली जब काटते हैं तो हमें दर्द भी होता है, हमें हार्म पहुँचाते हैं। ये है तीसरा एग्जाम्पल पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। सेकेंड है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना सड़ी गली चीज़ों से, यानी कि डेड एंड डिके और रॉटिन जो चीज़ें होती है, उससे अपना खाना लेते हैं। ठीक है, इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताऊंगी। सपोज करो कि आप अपने लंच में ब्रेड लेके आए हो और फिर 10 दिन की छुट्टियां पड़ गई, आपने 10वें दिन अपना लंच नहीं निकाला बाहर। 10वें दिन जब अपना लंच बॉक्स खोलोगे तो आप देखोगे उस ब्रेड में वाइट कलर के फंगस लगे होंगे।
क्या होती हैं, वो जो फंगस होते हैं वो सड़े हुए ब्रेड से अपना खाना डिराइव करते हैं, अपना खाना लेते हैं, ठीक है। दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ, उसे मोल्ड्स कहते हैं वैसे, दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। द अदर एग्जाम्पल इज फंगस एंड मशरूम्स। मशरूम्स आर एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल्स। आप देखोगे जो सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं, सड़ी गले ट्रंक होते हैं, उसमें से निकलते हैं फंगस, ठीक है। सो दोज आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स खाते हैं और उसको फर्दर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में बदलकर एनर्जी रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम हैं, हम जो भी खा रहे हैं, प्लांट्स का खाना खा रहे हैं या फिर एनिमल्स का खाना खा रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी में जाती हैं, फिर डाइजेस्ट होकर सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करती हैं और फिर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। अगेन हमने पहले से भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस, बट अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग दीज 4 थिंग्स। क्या है ये चार चीज़ें? पहला है सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है वाटर यानी कि पानी, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानेंगे कि कहाँ से मिलती हैं प्लांट्स को ये 4 चीज़ें। सनलाइट कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली सूरज से आती हैं किरणें, ठीक है। क्लोरोफिल का क्या रोल होता है? क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको ट्रैप करता है, ठीक है, इसीलिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा वाटर अगेन जो रूट्स होती हैं, प्लांट की रूट्स होती हैं, वो ज़मीन से एब्जॉर्व करके स्टेम्स तक और फिर लीव्स तक पहुंचाती है, ठीक है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? ऑब्वियसली सबको पता है कि वी ह्यूमंस, हम जो हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। सो जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है, वो एटमॉस्फेरिक CO2 जो है प्लांट्स लेते हैं। अगेन कैसे लेते हैं? यहाँ पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। जो स्टोमेटा होते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं गार्ड सेल्स जो कि पोर को कवर करके रखते हैं, सेंटर में होता है पोर, ठीक है। जो भी प्लांट्स को CO2 चाहिए होता है तो जो गार्ड सेल्स होता है वो श्रिंक हो जाता है, जो भी अपना वाटर होता है उसको रिलीज़ कर देता है और श्रिंक हो जाता है, ठीक है। जैसे वो श्रिंक होता है, पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है, एंड पोर ओपन होता है तो CO2 को वो अंदर ले लेता है, ठीक है। सिमिलरली वो उसी तरीके से ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ऐसे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो स्टोमेटा से टेक्स प्लेस होती है, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होती है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं प्लांट्स अपना खाना? अगेन एक बहुत ही सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है जिससे कि पूरा प्रोसेस समझ में आएगा आपको। CO2 और H2O, CO2 और H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो बनाते हैं वो बनाते हैं C6H12O6 जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, एंड ऑल्सो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज रिलीज़ करता है, ऑल्सो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, ओके। तो ऐसा कुछ भी है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स में लिखिए, अदरवाइज़ ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो इतने में ही ख़त्म हो रहा है, ओके। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे एनिमल्स अपना खाना खाते हैं और कैसे उसे डाइजेस्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को 5 सब टाइप्स में बांटा गया है। वो सब टाइप्स मैंने व्हाइट बोर्ड पर मेंशन किया है। जैसे कि पहला है इंजेशन। इंजेशन क्या है? यानी कि खाना कहाँ से खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो चीज़ें हम लोग इंजेशन पार्ट में डिस्कस करते हैं। सेकेंडली डाइजेशन, यानी कि खाना खाने के बाद वो कहाँ जाता है और कैसे डाइजेस्ट होता है, वो हम डाइजेशन पार्ट में डिस्कस करते हैं। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, वो खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और कैसे एब्जॉर्ब होता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन में।
ओके, एब्जॉर्प्शन के बाद यानी कि जब एनर्जी रिलीज हो जाती है यानी एनर्जी बन जाती है तो वो कहाँ यूज़ होती है, वो हम डिस्कस करते हैं एसिमिलेशन में। लास्ट है इजेशन, यानी कि बचा हुआ अनडाइजेस्टेड जो खाना होता है वो कहाँ से और कैसे बाहर निकलता है, वो चीज़ें हम लोग इजेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये रहा सब प्रोसेस यानी कि सब टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन एनिमल्स भी हम दो टाइप्स में दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि पहले जो पुराने जो ऑर्गेनिज्म से बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम पहले उनमें पढ़ेंगे कि कैसे वो अपना खाना खाते थे और डाइजेस्ट करते थे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म से, यानी कि ह्यूमन पे, ह्यूमन्स कैसे अपना खाना खाते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि हम सब जानते हैं एमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो हम पहले पढ़ेंगे कि कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपना डाइजेशन करते थे। ठीक है, एमीबा क्या करता है, जैसे ही खाना देखता है, जी ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये एमीबा का खाना है, तो वो जैसे ही खाना देखता है तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे कि कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का मतलब होता है नकली टांग। ठीक है, सीडो मीन्स नकली एंड पोडिया मतलब होती है पैर। ठीक है, तो वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिससे कि वो खाने को ट्रैप करता है। ठीक है, खाने को ट्रैप करके वो अंदर डाल लेता है। जैसे ही अंदर जाता है उसे वैक्यूल के अंदर ले लेता है वो। ठीक है, जैसे ही वैक्यूल के अंदर लेता है, देयर आर वेरियस नंबर ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं और खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रही बात बचे हुए यानी कि अनडाइजेस्टेड खाने की, तो जब खाना वैसे इसके पास अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिससे कि वो अपना खाना बाहर निकाल सके, इसीलिए वो साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी एक छोटा सा छेद करता है, उस छेद से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, बहुत ही इजी था और मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा भी जाता है कि कैसे डाइजेशन होता है ये ऑर्गेनिज्म में, तो आप इसको बना सकते हैं। अगेन मैं वापस से बोल दूं कि जब भी वो खाना देखता है तो फिंगर लाइक पोजीशन यानी कि सीडोपोडिया से वो खाने को वैक्यूल के अंदर लेता है। ठीक है, वैक्यूल में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं और खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। वंस जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो पूरा खाना साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, रही बात बचे हुए या फिर अनडाइजेस्टेड खाने की, तो इसके पास अपना कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ से वो अनडाइजेस्टेड खाना निकाले, तो वो साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी एक पोर बनाता है यानी कि छेद होता है, वहाँ से वो अपना अनडाइजेस्टेड खाना रिलीज़ कर देता है। तो ये था डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इवॉल्व्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं, हम तो ह्यूमंस ही हैं, हम रिलेट कर सकते हैं कि हम खाना खाते हैं तो क्या से खाते हैं। सबसे पहले हम खाते हैं तो कहाँ जाता है, वो हमारे मुंह में जाता है यानी कि हमारे माउथ में जाता है। उसके बाद वो ट्रैवल करता है किससे, फूड पाइप से यानी कि ऑसोफेगस से। ऑसोफेगस से ट्रैवल करके वो जाता है स्टमक के अंदर। ओके, स्टमक में थोड़ा खाना डाइजेस्ट होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो ट्रैवल करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो किधर किधर टेक्स प्लेस करती हैं। ठीक है, सबसे पहले माउथ में हमारे पास क्या क्या होता है। अगर मुंह खोल के देखें तो हमारे पास होते हैं टंग यानी कि जीभ, दूसरा होती है टीथ यानी कि दांत, और तीसरा होता है सैलिवरी ग्लैंड यानी कि जहाँ से सलाइवा आता है यानी कि थूक आता है। सबसे पहले टंग का क्या फंक्शन होता है, जीभ का फंक्शन होता है फूड को मिक्स करना, करके हम लोग फूड को मिक्स करते हैं। एट द सेम टाइम टंग से ही हम फूड स्वेलो करते हैं यानी कि निगलते हैं। ठीक है, टीथ का क्या काम होता है, टीथ का काम होता है चबा चबा के हम लोग इतना बड़ा आधा रोटी तोड़ते हैं और मुंह में डालते हैं और फिर उसको चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। सो टीथ का फंक्शन है ब्रेक डाउन फूड इन स्मॉलर पीसेस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। थर्ड इज सैलिवरी ग्लैंड का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। ओके, सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च का डाइजेशन मुंह में ही शुरू कर देता है यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैलिवरी ग्लैंड्स कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं और उस एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड सैलिवरी अमाइलेज रिलीज करते हैं, वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है माउथ में। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें होने के बाद खाना ट्रैवल करके
ऑइसोफेगस से ट्रैवल करके स्टमक में जाता है। बस एक क्वेश्चन, एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, वो ये है कि मुझे बताओ एक बार कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो ऐसा तो जंप तो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा खाना, जंप करने की वजह से खाना हमारा स्टमक में जा रहा है, नहीं करते। तो हमारा खाना स्टमक तक पहुँचता कैसे है? तो वो ऑइसोफेगस जो होता है, ऑइसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन का ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही खाना जो है हमारा स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। जब खाना हमारा स्टमक तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे निकलता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जो स्टमक है वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरीके की चीज़ें पाई जाती है। पहला है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। तो HCl का क्या फंक्शन होता है? HCl का फंक्शन ये होता है कि जो खाना मुंह से पेट में आया है वो उसको एसिडिक कर देता है, ठीक है। इसके अलावा वो बैक्टीरिया को किल करता है। अगर हमारे खाने से, हमारे हाथ से या फिर किसी भी तरीके से हमारे स्टमक में बैक्टीरिया चले गए हैं तो वो जो HCl एसिड है उन सारे बैक्टीरियाज को मार देता है। तुम लोग सोचोगे कि खाने को एसिडिक करके क्या करता है ये, मतलब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि खाना हमारा एसिडिक हो। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो एंजाइम है यानी कि पेप्सिन तभी काम करता है जब खाना एसिडिक होगा, ठीक है। तो खाना एसिडिक होता है जैसे ही तो पेप्सिन अपना काम शुरू करता है। पेप्सिन क्या करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। सो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है और पेप्सिन करता है, ठीक है। एंड देन तीसरी चीज़ मिलती है गैस्ट्रिक जूस में, वो होता है म्यूकस। अगेन म्यूकस का रोल हमेशा, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस। सो म्यूकस का ये रोल होता है कि वो स्टमक की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से। हम सबको पता है HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं उसे इस वाइट बोर्ड पर डाल दूंगी तो जल जाएगा, लेकिन कभी सोचा है कि हमारे स्टमक में इतना सारा HCl है वो हमारे स्टमक को ही नहीं गलाता? क्यों? म्यूकस की वजह से। ये जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक की वॉल को बचाता है HCl से, ठीक है। नेक्स्ट स्टमक के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है? हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट भी होता है। ये ऑलमोस्ट 6 to 6.5 मीटर्स लॉन्ग होता है एंड स्पाइरली कॉइल्ड होता है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत नैरो होता है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या डाइजेस्ट होता है और कैसे कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जो ऑर्गन्स होते हैं, 2 ग्लैंड्स होते हैं, उनके जूस वो रिसीव करता है। किसके? लीवर के और पैंक्रियाज के, ठीक है। लीवर कौन सा जूस सिक्रेट करता है? बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? बाइल जूस का फर्स्ट फंक्शन होता है कि वो खाने को अल्कलाइन यानी कि बेसिक करता है। अल्कलाइन और बेसिक यानी हम लोगों के पेट में जो खाना होता है वो ऑलरेडी एसिडिक हो चुका होता है। जब वह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो बाइल उसके साथ मिक्स होके उसको बेसिक में यानी अल्कलाइनिटी में चेंज कर देता है, ठीक है। एंड देन तुम अगेन पूछोगे कि क्या ज़रूरत है खाने को अल्कलाइन में, पहले एसिडिक किया फिर अल्कलाइन कर दिया, क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है, ठीक है। वापस से आ जाओ बाइल में, उसमें खाने को अल्कलाइन में लाया। दूसरा काम जो उसका होता है वो ये होता है कि फैट को वो ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट जो फैट का डाइजेशन होता है वो बाइल्स के द्वारा शुरू होता है। वो फैट को डाइजेस्ट करके ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, ठीक है। पैंक्रियास क्या सिक्रेट करता है? पैंक्रियास 3 तरीके के एंजाइम सिक्रेट करता है। पहला है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन और तीसरा है लाइपेज। अगेन इसके आगे एमाइलेज जुड़ा हुआ है यानी कि ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज बचे हुए स्टार्च को जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, माउथ से बच के स्टमक में आया और स्टमक में तो स्टार्च बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। दूसरा जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन, जो जिसमें भी इन लगे हुए होते हैं ना, वो प्रोटीन डाइजेशन के लिए यूजफुल होते हैं। सो ट्रिप्सिन वो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड तीसरा है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है। एक बार हम रिपीट करेंगे इसको।
कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स के जूसेस आते हैं, पहला है लीवर और दूसरा है पैंक्रियास। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस जो होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। ये बाइल जूस जो एसिडिक खाना स्टमक से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको अल्कलाइन यानी कि बेसिक कर देता है। और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो फैट्स को ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा पैंक्रियास। पैंक्रियास 3 तरीके की एंजाइम रिलीज करता है। एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। दूसरा जो ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और तीसरा होता है लाइपेस जो कि फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद इधर पे दूसरे तरीके का जूस होता है, वो होता है इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होता है, जिसका बेसिक फंक्शन होता है ये सारे डाइजेस्टेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फर्दर यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करके सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन्स को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को और जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स था उसको इंटेस्टिनल जूस अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का जो एंड प्रोडक्ट्स होता है उसे क्या कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट होता है उसे ग्लूकोज कहते हैं, प्रोटीन्स का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे अमीनो एसिड्स कहते हैं, एंड फैट्स का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पे हमारा जो पूरा डाइजेशन है, ह्यूमन डाइजेशन, वो ख़त्म हो जाता है। रही बात बचे हुए खाने की, तो जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड खाना होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ट्रैवल करके रेक्टम में जाके स्टोर होता है, और जब हमें पॉटी आती है एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ ह्यूमन डाइजेशन ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेरीज है जो समझ में नहीं आया, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन टॉपिक ख़त्म होता है। न्यूट्रिशन टॉपिक के बाद जो शुरू होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो होगा रेस्पिरेशन, ठीक है। अगेन हम रेस्पिरेशन में मूव ऑन करें उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, वो इंटेस्टाइन से ही सीधे ब्लड में चली जाती है, ओके। ये बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सीधे इंटेस्टाइन से ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। वंस ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं तो रेस्पिरेशन के थ्रू ये फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए रेस्पिरेशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि इतना इनफ है। हमें एक दिन में उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि हमारे दिमाग में घुस सके। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि थोड़ा पढ़ो ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। In respiration, we will cover following topics flashing on your screen. First है respiration का introduction, the introduction of respiration. Second is type of respiration and the respiration in plants, followed by respiration in animals, unicellular as well as respiration in humans. Okay, so we will first start with respiration in a general introduction. So respiration क्या होता है? Respiration is simply process of releasing energy. ठीक है, प्रोसेस ऑफ जो रिलीजिंग एनर्जी होता है उसे हम रेस्पिरेशन। कैसे होता है? ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में हमें क्या मिलता है? वहाँ पे पहले से ही खाना। ये खाना कहाँ से आया है? ये खाना आया है डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन से ब्लड में, ठीक है। तो फूड ब्लड में पहले से ही अवेलेबल होता है। ये ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करता है और रिलीज़ करता है एनर्जी CO2 एंड H2O। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2, ये वाया रेस्पिरेटरी सिस्टम बाहर जाता है। सो सिंपल सा प्रोसेस है। अगेन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, कैसे ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है। सो हम लोग अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में। मैं खुद जब छोटी थी तो मुझसे कोई पूछता था व्हाट इज रेस्पिरेशन, मैं सोचती थी कि सांस लेने को रेस्पिरेशन कहते हैं, बट नहीं, सांस लेने को रेस्पिरेशन नहीं कहते। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग पूरा प्रोसेस नहीं है, जबकि रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस है। समझते हैं कैसे? ब्रीदिंग का सिंपल काम क्या है? ऑक्सीजन को अंदर ले आना और CO2 को बाहर छोड़ देना, ये ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन अंदर जाता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी एंड CO2 रिलीज करता है, फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 ये बाहर आ जाता है, ठीक है।
CO2 रिलीज करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है और रेस्पिरेशन इन जनरल क्या है। एक और चीज़, अब एनर्जी तो यहाँ पर रिलीज हो गई, लेकिन एनर्जी कैसे और कहाँ स्टोर होती है? सी एनर्जी हमारे सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ ATP यूज़ होती है। ATP इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होती है ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पहले से ही हमारे सेल में मौजूद होता है, और जब ये एनर्जी रिलीज होती है सेल में तो ADP अपने आप को ATP में कन्वर्ट कर लेता है बाय एक्वायरिंग द रिलीज्ड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जैसे कि हमने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? सो एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की प्रेजेंस में। तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस में होता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा है एनारोबिक, मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर की एब्सेंस में होता है उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, चलिए पढ़ते हैं। पहला है ऑब्वियसली फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वेयर एज ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। दूसरा है यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी फूड होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, वेयर एज इसमें पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, यानी कि आधा फूड को वो लोग ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करते हैं, आधा ब्रेकडाउन होता ही नहीं है। थर्ड है वो इसका यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, हमने पहले भी देखा था जब हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जानी थी, तो इनके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। वेयरएज जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो रिलीज़ करते हैं इथेनॉल एंड CO2, जबकि एनिमल्स में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो रिलीज़ करते हैं लैक्टिक एसिड। मतलब मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल दूंगी एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स का। सपोज़ करो 5-6 दिन तक हम मालसियो वाला रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, ज़्यादा घूम नहीं रहे, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे। सडनली हमें 6th डे ऐसा फील होता है कि यार बहुत आलसीपना हो गया, चलो 5-6 किलोमीटर दौड़ के आते हैं। एंड देन हम लोग जोश जोश में 5-6 किलोमीटर दौड़ तो लेते हैं, शाम तक हमारा पूरा पैर दर्द होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से। तो कैसे होता है लैक्टिक एसिड डिपॉजिट? हम लोग जब दौड़ रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो जिस हिसाब से हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उस हिसाब से हमें उसी स्पीड से हमें ऑक्सीजन मिल नहीं रहा होता, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो वो अपना एनर्जी रिलीज़ करने का प्रोसेस चालू रखती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो भी। तो इसी वजह से लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है और वो हमारे सेल्स में जमा हो जाता है। ठीक है, और वो लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो हमें दर्द होता है। ठीक है, ओके, जो 4 डिफरेंस है, ये गुड अमाउंट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वेयर एज एरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये समाप्त हुआ हमारा जो टॉपिक है एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का। एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन, एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O। इधर पे प्लांट में एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल एंड CO2। इथेनॉल मतलब अल्कोहल होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही अल्कोहल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मोर एनर्जी लेस एनर्जी। ओके, सो मूव ऑन, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे जो कि है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो कैसे होता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता है डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। सो क्या होता है डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न होता है मूवमेंट्स ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है, एग्जांपल के लिए लेंगे, सपोज़ करो कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस एरिया में ज़्यादा है और इस एरिया में कम है, तो यहाँ से ऑक्सीजन मूव करेगा यहाँ पर जब तक कि ये दोनों इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से प्लांट्स जो है वो O2 को अंदर लेते हैं। ठीक है, आगे जैसे कि जितने भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो अपना अपना रेस्पिरेशन खुद इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे प्लांट्स के लिए रूट रेस्पिरेशन करता है, जबकि रूट अपना रेस्पिरेशन खुद करता है, स्टेम्स खुद करते हैं, लीव्स खुद करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं?
रूट्स रूट्स क्या करते हैं, रूट्स ऑब्वियसली मिट्टी में होते हैं, तो मिट्टी में होती है एयर, ठीक है। उस एयर को रूट हेयर के वाया डिफ्यूज़ होता है वो सेल के अंदर, ठीक है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी में हमेशा ऑक्सीजन ज़्यादा होता है कंपेयर टू रूट्स, ठीक है। इसीलिए जो सॉइल का ऑक्सीजन होता है वो मूव करता है रूट्स की तरफ, ठीक है। तो वंस जब भी O2 रूट्स के अंदर चला जाता है, वहाँ पे पहले से ही फूड प्रेजेंट होता है, एंड देन वो ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी एंड CO2 रिलीज़ करता है, एंड CO2 उसी के थ्रू वापस आ जाता है, ठीक है। सेकेंडली हर्बेशियस स्टेम्स, हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ या फिर समझा हुआ है कि जो हर्बेशियस यानी कि सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है स्टोमेटा? स्टोमेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गार्ड सेल्स एंड पोर्स होते हैं। उसमें गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और पोर्स को ओपन कर देते हैं। जैसे ही पोर्स ओपन होते हैं, उनको जितना भी ऑक्सीजन चाहिए होता है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। और सिमिलरली जब भी अंदर में रेस्पिरेशन हो जाता है और जब वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, वो उसको उसी पोर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। रही ये तो थी हर्बेशियस स्टेम्स की बात। तो कैसे लेते हैं वुडी स्टेम्स? अगर आपने वुडी स्टेम्स को देखा होगा तो देखा होगा रेगुलर इंटरवल पे छेद होते हैं, मतलब वो लो डेंसिटी एरियाज होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बाक नहीं होते बल्कि छेद होते हैं, उन्हें कहते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। लेंटिसेल्स का काम ही यही होता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेना बाय द प्रोसेस ऑफ अगेन डिफ्यूज़, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू दैट स्टेम, तो ऑक्सीजन उसके अंदर मूव करता है, ठीक है, डिफ्यूज़ करता है। लास्ट है लीव्स। सी लीव्स में भी स्टोमेटा, एनफ अमाउंट में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा अगेन जब भी उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो वो गार्ड सेल्स पोर्स को ओपन कर देते हैं, एंड देन वो ऑक्सीजन लेते हैं। सिमिलर वहीं से अब उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है CO2 को बाहर निकाल देते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली वो ये है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए लाइट, जबकि रेस्पिरेशन 24 घंटे चलता है। तो क्या प्लांट्स जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के वक्त रेस्पिरेशन में उसे यूज़ करते हैं? यस, एग्जैक्टली उसको यूज़ करते हैं। जितना भी वो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बनाते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जितना भी उनको चाहिए होता है रेस्पिरेशन करने के लिए वो उसमें से ले लेते हैं, एंड देन अगेन वेस्ट प्रोडक्ट में CO2 रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ऐसा दिन में करते हैं। रात को क्या करते हैं? रात में वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि रात में तो वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहे होते, तो अपना ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो रात में वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं और उससे फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ करके वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2, और उस CO2 को वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। ओके, तो ये था, ठीक है, ये तो था कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो प्लांट्स है वो O2 को यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। वंस जब ऑक्सीजन अंदर चला जाता है तो ये एक सिंपल रिएक्शन से बताया है कि कैसे रेस्पिरेशन करते हैं वो। जो प्लांट्स में होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, यानी कि C6H12O6 के फॉर्म में खाना स्टोर रहता है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगती है। जब भी वो खाने को ब्रेक डाउन करता है, ये ऑक्सीजन इस खाने को ब्रेक डाउन करता है और रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यानी कि एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा जो टॉपिक है ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम कुछ की पॉइंट्स कवर करेंगे, कवर करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम जानेंगे कि क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारा इवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पायर करते हैं? वो रेस्पायर करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। उनके पास एक ही सेल होता है और सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसी से वो O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हमारा ऑल टाइम फेवरेट एमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी के अंदर रहते हैं यानी कि सोइल के अंदर रहते हैं, तो वो कैसे रेस्पायर करते हैं?
कैसे रेस्पायर करते हैं, कभी सोचा है? वो रेस्पायर करते हैं अपनी स्किन से। स्किन से वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं एंड देन रेस्पिरेशन करने के बाद जो वेस्ट निकलता है CO2 को वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि मछली हो गई, प्रॉन्स हो गए, एक्सेट्रा। ये सब कैसे रेस्पायर करते हैं? इनके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम कहते हैं गिल्स। ठीक है, गिल्स क्या करते हैं, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन गिल्स लेते हैं एंड देन रेस्पायर करने के बाद CO2 को वापस से पानी में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। हमारे फेवरेट इंसेक्ट्स यानी कि हमारा फेवरेट कॉकरोच, मॉस्किटो, सारे हमारे फेवरेट्स हैं। तो ये लोग कैसे रेस्पायर करते हैं? इनके पास भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल एक टाइनी होल होता है, छोटा सा होल होता है, फॉलोड बाई ट्रैकिया यानी कि एयर पाइप। ठीक है, ये कंस्टिट्यूट करता है इन लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स जैसे कि हम लोग, ठीक है, जितने भी एनिमल्स लैंड में रहते हैं, जैसे हम हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, एक्सेट्रा। तो ये सब कैसे रेस्पायर करते हैं? इन लोगों के पास होता है लंग्स, जैसे कि हमारे पास भी होता है लंग्स, तो हम लोग रेस्पायर करते हैं उससे। एक एक्सेप्शन जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगी वो है फ्रॉग का। तो हम सबको पता है फ्रॉग क्या पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। तो ये कैसे रेस्पायर करते हैं? जब ये पानी में रहते हैं तो स्किन से करते हैं, और जब ये वापस ज़मीन पे आते हैं तो लंग से करते हैं। ठीक है, बैक टू लैंड एनिमल्स। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का, बिकॉज ह्यूमंस आर हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स, तो हमारा एक डिटेल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको कि हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस हम शुरू करेंगे। उसके पहले हम समझेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कि कौन सा पाथ फॉलो करता है। कुछ चीज़ें हमारे एक्सटर्नली लोकेटेड है तो हमें दिख जाती है, कुछ हमारे अंदर की तरफ लोकेटेड है, अंदर यानी कि कैविटी में सिचुएटेड है, तो हमें नहीं दिखती। तो पहले हम समझेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है नोज से हवा घुसती है अंदर, जाती है नेज़ल पैसेज में, नेज़ल पैसेज एक्सटेंड होता है ट्रैकिया में वाया फेर्निक्स। ठीक है, ट्रैकिया फर्दर सब डिवाइडेड हो जाता है ब्रोंकाई में, दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकाई जाते हैं। ये जो ब्रोंकाइज होते हैं वो फर्दर ब्रांच आउट होते हैं ब्रोंकियल में, और ब्रोंकियली फर्दर ब्रांच आउट होते हैं एल्वियोलाई में। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनके फंक्शन समझेंगे। सबसे पहले क्या है, नोज़। ठीक है, नोज़ का क्या फंक्शन होता है? नोज़ में होते हैं नॉस्ट्रल्स, ये जो दोनों छेद दिख रहे हैं आपको, इन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं। एंड आई गेस सबको पता होगा कि नॉस्ट्रल का क्या काम है, और अगर किसी को नहीं पता है तो अपनी सांस थोड़ी देर रोक के बैठ जाओ, पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स का फंक्शन होता है सांस को या हवा को अंदर की तरफ लेना। ठीक है, यूजफुल इन ड्राइंग द एयर। ठीक है, फॉलोड बाई नोज से हवा जो एंटर करती है वो कहाँ पहुँचती है? नेज़ल पैसेज में। ठीक है, नेज़ल पैसेज, ये जो एक्सटेंडेड नोज़ है हमारी, ये नेज़ल पैसेज है। नेज़ल पैसेज में क्या होता है? फाइन हेयर्स होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और म्यूकस होता है। ठीक है, हम लोग फील कर सकते हैं, हम अपने बाल तोड़ भी सकते हैं, किसी को तोड़ना है तो तोड़ लो। तो वहाँ पे होते हैं फाइन हेयर एंड म्यूकस। इनका क्या काम होता है? हमारी जो हवा है, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो पॉसिबल है कि वहाँ से डस्ट पार्टिकल हमारे नोज से अंदर घुसते ही हैं। तो ये जो फाइन हेयर एंड म्यूकस है वो क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करते हैं, हवा को प्योरीफाई करते हैं और पहुँचाते हैं कहाँ पे? ट्रैकिया में। ट्रैकिया में पहुँचाते हैं। ठीक है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, लेकिन ट्रैकिया में पहुँचने से पहले वो कहाँ से गुजरती है? फेर्निक्स में। फेर्निक्स क्या है? फेर्निक्स एक कॉमन जंक्शन है जहाँ पे कि फूड पाइप और विंड पाइप मिलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से फूड पाइप अलग हो जाता है और विंड पाइप अलग हो जाता है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैकिया। से ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप ट्रैकिया की एक स्पेशलिटी है कि वो कभी कोलैप्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कार्टिलेजेस से बाउंड होता है। ठीक है, तो इवन दो उसके अंदर हवा हो चाहे नहीं हो, वो जो कार्टिलेजेस होते हैं वो इसको प्रिवेंट करते हैं बाय कोलैप्सिंग। ठीक है, एक और चीज़, जो अपर एंड होता है ट्रैकिया का, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, साउंड बॉक्स क्योंकि आवाज़ वहाँ से निकलती है।
एंड ट्रैकिया एक्सटेंड होता है किसमें, ब्रोंकियाई में, यानी कि दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकाइज जाते हैं। ब्रोंकियास फर्दर ब्रांच आउट होता है ब्रोंकियोल में। इन दोनों से हवा जो विंड है वो पहुंचती है कहाँ पे, एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि बैग्स जैसे दिखते हैं वो, और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। माना जाता है कि अगर हम उसको खोल के फैला दें तो कम से कम 40-50 मीटर्स के होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज ईजी हो जाता है। ठीक है, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी ये है कि इसके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं, वेरी थिन होते हैं, जिनमें प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, एक्चुअली ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, बहुत ही पतली पतली ब्लड ट्यूब्स होती है। ठीक है, उन्हीं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ब्लड तक पहुंचता है, और ब्लड से पहुंचता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वाया डिफ्यूज़र। ठीक है, अगेन हमने जो रस सिस्टम पढ़ा, नोज़ का फंक्शन एयर विड्रॉ करने के लिए होता है। नेज़ल पैसेज में हेयर और म्यूकस होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। फेर्निक्स एक कॉमन जंक्शन है जहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप मिलते हैं, तो एक ऐसा जंक्शन जहाँ पे वो दोनों अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। इसके अपर एंड में एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको कहते हैं लैरिंक्स, यानी कि विंड साउंड बॉक्स। ठीक है, ट्रैकिया से हवा आती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकिया से ट्रैवल करके जाती है ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से ट्रैवल करके जाती है वो एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत ही थिन होती है, और वहीं पर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, यानी कि बहुत पतली पतली ट्यूब्स, ब्लड ट्यूब्स होती हैं, फिर ब्लड वेन्स कह सकते हो। और उधर ही से जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाता है, और ब्लड से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी भी जाता है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम समझेंगे टेक्निकलिटी कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है लंग्स से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर से हवा अंदर कैसे जाती है, और अंदर से यानी कि हमारी बॉडी से हवा जो है वो बाहर कैसे आती है, यानी कि CO2 बाहर कैसे आता है और O2 अंदर कैसे जाता है। सो रेस्पिरेशन का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस। तो कैसे होता है ये गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जो मसल्स यानी कि डायफ्राम और जो मसल्स रिब से अटैच होती हैं वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो चेस्ट कैविटी है यानी कि जिस कैविटी में चेस्ट लोकेटेड होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, जैसे चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, जो वॉल्यूम होता है चेस्ट का, देयर इज अ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। ठीक है, अगेन पहले चेस्ट कैविटी इतनी थी, अब इतनी हो गई है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, उसकी वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। समझने की कोशिश करो कि पहले चेस्ट कैविटी इतनी थी और एयर इतना था, अभी चेस्ट एक्सपेंड हुआ लेकिन एयर तो इतना ही रह गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जैसे ही ये एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, बाहर से हवा अंदर की तरफ आती है। ठीक है, अगेन पैसेज फॉलो करती है नोज से नेजल पैसेज, से ट्रैकिया, से ब्रोंकाई, से ब्रोंकियोल, से एल्वियोलाई तक पहुंचती है। ठीक है, यानी कि हमारी जो हवा है वो पहुंच गई एल्वियोलाई तक। अब एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद क्या होता है, अगेन हमने पहले ही पढ़ा कि एल्वियोलाई में हमारे पास होते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, उस ब्लड कैपिलरीज के वाया ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचते हैं। ठीक है, और ब्लड से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचते हैं, किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन से। यानी कि ये ऑक्सीजन जो है, ये O2 जो है वो हीमोग्लोबिन में बाइंड हो जाते हैं और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुँचते हैं। ठीक है, जब वो वहाँ से वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगेन डिफ्यूज़न क्या था, हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया पे मूव करना। तो जब टिश्यूज़ या फिर सेल के सरफेस पे जब वो पहुँचते हैं तो पहले से वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होता, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन लेके आया, यहाँ कुछ भी नहीं है तो वो यहाँ पे मूव कर गया। ठीक है, जब मूव कर गया तो सेल में क्या होता है, हमारे पास पहले से ही खाना होता है, वो कहाँ से आया होता है, ऑब्वियसली डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में ही आया होता है, टिश्यूज़ में ही स्टोर होता है। तो वो जो फूड होता है उसको क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी, CO2 एंड वाटर। एनर्जी अगेन हम यूज़ करते हैं, ये जो CO2 है, H2O का अपना पाथ होता है बाहर निकलने का, ये जो CO2 है वापस
कहाँ पे आता है, लंग्स में आता है, यानी कि एल्वेलाई में आता है। वाया अगेन सेम जो पाथ है वो फॉलो करता है उल्टा, तो वो एल्वियोलाई में आता है। ठीक है, डिफ्यूजिंग यानी कि CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, कैरीज बैक टू लंग। अगेन जब फूड जैसे फूड को वो ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे CO2 होता है, वो CO2 इधर के ब्लड में मूव हो जाता है। अगेन डिफ्यूजन के प्रोसेस से, क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई CO2 नहीं है, जैसे ही वो यहाँ पे आया तो यहाँ का CO2 डिफ्यूज़ होकर यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, ये मूव करेगा बैक टू द लंग्स पहुँच जाएगा एंड वापस से अगेन एल्वियोलाई से उल्टा पैसेज फॉलो करेगा। एल्वियोलाई से कहाँ पहुँचेगा, ब्रोंकियल, ब्रोंकियल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नेजल पैसेज एंड देन नोज बैक टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जैसे ही हवा बाहर आती, हमारा जो डायफ्राम है और मसल्स है वो क्या हो जाता है, आराम यानी कि रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अक्सर पूछा जाता है कि डायफ्राम का रोल क्या होता है रेस्पिरेशन में, तो वो फैसिलिटेट करता है क्या, गैसेस एक्सचेंज को, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, यानी कि गैसेस को अंदर आने में और बाहर आने में डायफ्राम का रोल होता है। क्या रोल होता है, वो चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करता है एंड देन वापस से रिलैक्स करता है। ठीक है, तो ये था ये टॉपिक कि कैसे हमारी बॉडी में एक्सचेंज होती हैं गैसेस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है, तो ख़त्म होता है ये पूरा हमारा जो टॉपिक था रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट को पढ़ने से पहले समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट है क्या। तो आप बोलोगे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं गाड़ी से या फिर पैर पे चल के। बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि ट्रांसपोर्ट हम लोगों को, यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट क्या है, वहाँ पे क्यों ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचे। तो हम जैसे कि न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है और वो ब्लड में जाता है। सिमिलरली हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं कि कैसे ऑक्सीजन लंग्स में आता है और फिर वो ब्लड में जाता है। ठीक है, फिर ब्लड में जाके कैसे वो फूड को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, ये तो बात हुई एनर्जी रिलीज़ करने की। लेकिन अगर आप देखोगे समझोगे तो हमारी हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है काम को करने के लिए। हमारे दिमाग को सोचने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, अगर हम लोगों को रेस्पिरेशन नहीं मिलेगा, तो ना रेस्पिरेशन और खाना नहीं खाएंगे तो ना कुछ पहुँचेगा दिमाग तक और ना ही हमारा दिमाग काम करेगा। ठीक है, एकदम सुस्त पड़ जाएंगे। देखना किसी किसी दिन हम लोग खाना नहीं खाते तो हम लोग कितना आलसी फील होता है, क्योंकि हमारा दिमाग उतनी एक्टिवली काम नहीं करता। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि खाना खा लिया, ये भी पढ़ लिया कि एनर्जी बन गई फूड को ब्रेक डाउन करके। अब वो जो एनर्जी है कैसे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचती है वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, जैसे कि हम हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, सिमिलरली हम ट्रांसपोर्ट को भी पहले पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज़ किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स में। 3 चीज़ों की। ठीक है, पहला तो है वाटर एंड मिनरल, यानी वाटर और मिनरल साथ में ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरा है खाना। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। आप लोगों को पता है जो वाटर्स होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं, आयरन हो गया, जिंक हो गया, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको प्लांट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, खाना बनाने के लिए, वो सब वो लोग मिट्टी से लेते हैं। पानी की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। ठीक है, तो कैसे रूट्स, ऑब्वियसली रूट्स, क्योंकि मिट्टी में तो रूट्स ही लगते हैं, तो कैसे रूट्स पानी और मिनरल्स मिट्टी से लेते हैं और बाकी के जो पार्ट्स प्लांट के वहाँ तक पहुँचाते हैं, ये हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट में। दूसरी चीज़, हमने फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना कहाँ बनाते हैं, लीव्स में बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रो करने के लिए तो स्टेम्स को भी एनर्जी की ज़रूरत है, बर्ड्स को भी ज़रूरत है, फ्लावर्स को भी ज़रूरत है। तो ये एनर्जी कैसे लीफ से दूसरे पार्टों तक पहुँचती है, ये भी हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी समझे कि ट्रांसपोर्ट मतलब प्लांट्स में क्या पढ़ना है कि कैसे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का
इंट्रोडक्शन है कुछ नए टॉपिक्स का। आई थिंक जाइलम एंड फ्लोएम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या होता है जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे दो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, वो वाटर एंड मिनरल्स को, वाटर मिनरल्स घुले हुए रहते हैं, वो उनको मिट्टी से उठाता है और पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का फंक्शन होता है कि वो फूड जो कि लीव्स में बने हैं और हार्मोन्स को भी, जो कि हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, आपका जो सेकेंड चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। फूड एंड हार्मोन्स को वन पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर करता है बाकी के पार्ट्स को। ठीक है, सिंपल ही है। अगर हम लोग जाइलम के बारे में जानेंगे तो जाइलम में हमेशा मूवमेंट रूट से ऊपर बॉडी की तरफ से होती है, यानी कि रूट से वो स्टेम में जाती है, स्टेम से लीव्स में जाती है। ठीक है, वेरस जबकि फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी कि ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। अगर खाना यहाँ बना तो उसको नीचे भी जाना होगा, और अगर ऊपर किसी को ज़रूरत है तो वहाँ भी वो ट्रांसफ़र करेगा। अगर आप फिगर को देखोगे तो ये जो ब्लू वाला है ये जाइलम है, इसमें जो मूवमेंट होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ से होती है, और फ्लोएम में क्या होता है वो दोनों तरफ होती है। या तो अगर ऊपर खाने की ज़रूरत है तो ऊपर भी जाएगा, नीचे खाने की ज़रूरत है तो नीचे भी जाए। तो समझते हैं कि क्या है जाइलम और कैसा दिखता है। पहले हम लोग समझेंगे जाइलम क्या है, ठीक है, क्योंकि जाइलम को पहली बार पढ़ा है, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर इसका फंक्शन समझेंगे। सिमिलरली हम पहले फ्लोएम का स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर उसका फंक्शन समझेंगे। जाइलम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जाइलम के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है जाइलम वेसल्स एंड दूसरा होता है ट्रैकिड्स। इसको भी हम वन बाय वन कवर करेंगे कि कैसे दिखते हैं, इनकी क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहले समझते हैं जाइलम वेसल्स। क्या होते हैं जाइलम वेसल्स? जाइलम वेसल्स होते हैं लॉन्ग ट्यूब की तरह, जैसे कि हमारे घर में जो पाइपलाइन आ रही होती है, जैसे कि पानी आता है हमारे घरों में, उस पाइप को देखा है, बिल्कुल उस पाइप की तरह होती है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, जब हम अपने घरों में पाइप्स लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो, उसकी जो आउटर सरफेस है यानी कि वॉल है जो उसकी वो थोड़ी थिक हो, ताकि वो ईजिली ना टूटे, जंग ना लगे, और बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लेकिन प्लांट्स में जो टिश्यूज़ वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो ये होती है कि वो लॉन्ग होते हैं, ऑब्वियसली कंपेयर टू दी अदर जो सेल होते हैं प्लांट्स के, उनसे वो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूब स्ट्रक्चर होता है उनका, हॉलो होते हैं, जैसे कि अगेन हमारे घर के पाइप्स होते हैं, अगर हॉलो नहीं होंगे तो पानी कैसे ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, नहीं अगर हम आगे भी पढ़ेंगे जो दूसरे फ्लोएम होता है वो हॉलो नहीं होता। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये सेल्स हॉलो होते हैं और एट द सेम टाइम डेड होते हैं। डेड होने का मतलब होता है इनके पास ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इनकी जो वॉल है, जो कि आउटर कवरिंग होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की और लिग्निन की। ठीक है, लिग्निन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जाइलम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, और इसी स्ट्रेंथ की वजह से ये जो पूरे प्लांट बॉडी को एक स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से कि वो स्ट्रेट अपराइट खड़े रहते हैं। ठीक है, लिग्निन की वजह से, लिग्निन इज़ द थिंग जिसकी वजह से प्लांट इतना स्ट्रेट अपराइट खड़े रहते हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी ये कि सपोज करो कि ये ट्यूब है, सपोज करो कि जो मार्कर है ऐसा ही होता है जाइलम वेसल्स, और इसकी जो आउटर कवरिंग है इस पर छोटे छोटे पिट्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, गड्ढे होते हैं, पिट्स होते हैं। ठीक है, सो उसका इम्पॉर्टेंस एक्चुअली अभी क्लास 10 में तो हमें कवर नहीं करना, बट चूँकि हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमें जाना ज़रूरी है कि हॉलो ट्यूब होता है, उस हॉलो ट्यूब की आउट जो कवरिंग होती है, सेल वॉल होती है, उसके ऊपर पिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये था इनका फिजिकल स्ट्रक्चर। अगेन हम बोलेंगे कैसा होता है ये, ट्यूब होते हैं, लॉन्ग ट्यूब होते हैं, हॉलो होते हैं, डेड होते हैं। डेड होने का मतलब ये है कि इनके पास साइटोप्लाज्म नहीं है और ना ही न्यूक्लियस है। ठीक है, दूसरे इनके जो सेल वॉल होते हैं, यानी ये जो इस मार्कर का ये जो आउटर कवरिंग है, तुम देखोगे कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन जाइलम वेसल्स किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं सेलुलोज की और लिग्निन के। लिग्निन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जो कि इस जाइलम वेसल को हार्ड बनाता है। ठीक है, एंड थर्ड चीज़, इनका ये जो सेल है आउटर कवरिंग है, यहाँ पे बहुत सारे पिट्स होते हैं।
ठीक है, ये था इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब और कैसे सिचुएटेड होते हैं ये सिचुएटेड होते हैं रूट से स्टेम्स की तरफ, यानी कि रूट से स्टेम पे जाते हैं, स्टेम से लीव्स की तरफ जाते हैं। ऑब्वियसली इनका फंक्शन भी उसी तरीके से होता है कि ये पानी लेते हैं मिट्टी से, पानी और सॉल्यूट लेते हैं मिट्टी से और फिर स्टेम में जाते हैं, स्टेम से फिर लीव्स में जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ फंक्शन में। सबसे पहला फंक्शन यही है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और दूसरा फंक्शन ये है कि ये लोग फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट खड़ा रहता है। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट है जाइलम का वो है ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्रैकेट का स्ट्रक्चर अगेन ये भी लॉन्ग सेल्स होते हैं कंपैरेटिवली टू अदर सेल्स। ये लोग लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। तुम आप लोगों को लगेगा कि स्पिंडल शेप कैसा होता है? सी ऐसा जो कि कोने कोने से चिपके हुए होते हैं, टेपरिंग होते हैं, जिनके एंड्स पतले होते हैं और बीच से थोड़े मोटे होते हैं। ऐसे शेप्स को हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये स्पिंडल शेप होते हैं। एक चीज़ जो देखने लायक है, ये हॉलो नहीं होते। तो फिर कैसे इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है? तो इनके पास होते हैं पिट्स। ठीक है, इनके सेल वॉल पे जो होते हैं पिट्स मतलब गड्ढे। ठीक है, और ये जो गड्ढे होते हैं ये यूज़फुल होते हैं पानी को या फिर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए अगेन ये भी डेड होते हैं। जाइलम पूरा का पूरा ही डेड सेल होता है, यानी कि इसके पास ना साइटोप्लाज्म होता है ना ही न्यूक्लियस होता है। अगेन अगर हम ट्रैकेट्स के फंक्शन की बात करें तो ट्रैकेट्स का भी फंक्शन, क्योंकि ये जाइलम का पार्ट है तो इसका भी फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है। ठीक है, रिवाइज करेंगे। जाइलम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जाइलम वेजल्स और दूसरा होता है ट्रैकेट्स। ठीक है, दोनों ही मिलके मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फूड जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिन्हें कि हम फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम का भी हम पहले स्ट्रक्चर समझेंगे एंड देन फिर फंक्शन समझेंगे। फ्लोएम के बारे में पढ़ने से पहले हम समझेंगे एक नया टर्म, दैट इज़ वो है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये जो फूड होता है, जब फूड को एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे जब पहुंचाया जाता है तो ये जो प्रोसेस होता है हम इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जोमेटो होते हैं, कैसे बना बनाया खाना एक रेस्टोरेंट से हमारे घर तक पहुंचाते हैं। सिमिलरली फ्लोएम जो है वो बना बनाया खाना लीव से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ पर भी ज़रूरत होती है, जो भी मांगता है कि हमें खाने की ज़रूरत है, वो खाना पहुंचाता है। जो पहुंचाने का काम जैसे कि डिलीवरी बॉयज़ करते हैं, यहाँ पे कौन करता है पहुंचाने का काम? फ्लोएम करता है। ठीक है, वैसे हम लोग कभी बॉदर नहीं करते कि हमारा डिलीवरी बॉय कैसा दिखता है, सुंदर है, नहीं है, बस खाना आया हम लोग खाने पे टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि फ्लोएम कैसा दिखता है। ठीक है, फ्लोएम जो है वो बिल्कुल ही जाइलम की तरह ही दिखता है। अगेन लॉन्ग होता है, ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, लेकिन आपने जाना होगा कि जो जाइलम थे वो हॉलो थे, जबकि ये हॉलो नहीं है। ठीक है, इनके पास सीव है, सीव प्लेट्स है। अब तुम लगेगा कि सीव प्लेट्स क्या है? छन्नी देखिए जिससे हम लोग चाय छानते हैं। अगर कभी चाय बनाने का मौका मिला होगा तो आप लोग किचन में गए होंगे और आपने देखा होगा छन्नी। तो छन्नी कैसी होती है? वैसे ही एक छन्नी, दो छन्नी, तीन छन्नी, चार छन्नी, एक लेयर बनाएंगे अगर हम छन्नी की तो वो बन जाएगा हमारा फ्लोएम। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये लॉन्ग होता है, ट्यूब होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सी प्लेट्स। अगर एक छन्नी को हम एक सी प्लेट्स मानेंगे तो इसी तरीके से इसके अंदर बहुत सारे सीव प्लेट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा है जो फ्लोएम होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, लिविंग होते हैं इसीलिए इनके पास अपना साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, और उसके बाद ईच सीव, हर अगेन सीव प्लेट समझ में आई। अब सीव प्लेट्स के अंदर जितने भी छेद होते हैं हम लोग उसको कहते हैं सीव ट्यूब्स। छन्नी के अंदर तो बहुत सारे छेद होते हैं तो हम लोग बहुत सारे ट्यूब्स बना सकते हैं उसको। सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारे सीव ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, और हर एक सीव ट्यूब्स के पड़ोस में एक कंपेनियन सेल होता है। ठीक है, कंपेनियन सेल के पास साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, वो भी लिविंग सेल्स होते हैं। और ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं एक नंबर के आलसी होते हैं। ये सारा का सारा अपना काम जो होता है, नॉट सारा काम, कुछ काम ये अपना फ्लोएम को देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अगेन अगर हम रिवाइज करें कि कैसा दिखता है फ्लोएम वही अगेन लॉन्ग होता है, ट्यूब होता है, लेकिन हॉलो नहीं होता। ये इसमें बहुत सारी सीव प्लेट्स होती हैं। सीव प्लेट्स के अंदर बहुत सारी सीव ट्यूब्स होते हैं। इसी सीव ट्यूब्स के थ्रू खाना जो होता है वो वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचता है। ठीक है,
रही बात हर एक जो सीव ट्यूब्स होते हैं उनके पास एक कंपेनियन सेल्स होता है। पूछा जाता है कि कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, तो अगेन इनके साथ होता है कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स के पास साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, तो ये लिविंग होते हैं। फ्लोएम भी लिविंग होता है। इनको लिविंग होना ज़रूरी है क्योंकि खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर लिविंग नहीं होंगे तो एनर्जी कहाँ से बनाएंगे और कैसे फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, फंक्शन पे आ जाओ। इनका एक जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि अगेन वही डिलीवरी बॉय वाला काम कि एक जगह से खाना उठाया और दूसरी जगह पहुंचा दिया। इसके अलावा ये लोग हार्मोन भी पहुंचाते हैं, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो ये रहा आपका फ्लोएम का स्ट्रक्चर। अभी हम जानेंगे कि कैसे जाइलम जो है पानी और मिनरल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें हमेशा प्लांट बॉडी को एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, उस एटीपी मॉलिक्यूल्स को खर्च करके पानी को वो अंदर की तरफ लेती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। जो कि दूसरा टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में प्लांट कोई एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च नहीं करती। और आप क्लास 10th की बुक में हमको पढ़ना है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि है ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू होता है। ठीक है, तो क्या होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल से पहले हम समझेंगे ट्रांसपिरेशन क्या है। आई थिंक जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर। जो भी एक्सेस पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और कहाँ से इवेपोरेट होते हैं, अगेन हमारा फेवरेट स्टोमेटा ये काम करता है। तो स्टोमेटा क्या करता है, पानी को इवेपोरेट करता है। ठीक है, जैसे ही पानी को इवेपोरेट करता है उससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे खाली मतलब वैकेंसी क्रिएट होती है कि और पानी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम। आप लोगों ने कभी जैसे कोल्ड ड्रिंक पिया होगा। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप सक करते हैं। ठीक है, सक करते हैं तो पूरा कोल्ड ड्रिंक नीचे से ऊपर की तरफ आता है हमारे मुंह में। तो ये क्यों आता है, सक्शन प्रेशर की वजह से। ठीक है, सक्शन फोर्स की वजह से। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब भी ट्रांसपिरेशन होता है तो एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पानी ऑल द वे ट्रांसफ़र होके वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, रही बात रूट हेयर से, मतलब सॉइल से रूट हेयर तक कैसे ऑब्जर्प्शन होता है, वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, फ्लो चार्ट से समझेंगे। वाटर जो कि ऑब्वियसली सॉइल में प्रेजेंट होता है, मिट्टी में प्रेजेंट होता है, उसे रूट हेयर एब्जॉर्व करता है। कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद वो एपिडर्मिस में जाता है, फिर रूट कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, फिर जाइलम में और लीफ सेल में। किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। दैट्स अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स नहीं खर्च हुई है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्योंकि खाना लीफ में बनता है प्लांट्स का, तो लीफ से जहाँ पर भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे सपोज करो ये स्टेम का एक सेल्स है जिसको खाने की ज़रूरत है, तो हम समझेंगे कि कैसे ये बना बनाया खाना यहाँ तक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इससे पहले कि हम समझे, हम अपने एग्जाम्पल पे वापस जाएंगे कि कैसे जोमेटो का डिलीवरी बॉय हमारे घर तक खाना पहुंचा के जाता है। ठीक है, हमारे घर तक तो वो खाना पहुंचा के जाता है, पर क्यों जाता है, क्योंकि हमने ऑर्डर किया होता है। हमने ऑर्डर करने के लिए क्या किया होता है, पैसे खर्च किए होते हैं। ठीक है, हम उसे पैसे देते हैं, इसीलिए डिलीवरी बॉय खाना हमारे दरवाजे पर लेकर आता है। सिमिलर वे में ये जो बना बनाया खाना है उसको पहुंचाने के लिए, इस सेल तक पहुंचाने के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एनर्जी को हम यहाँ पे करेंसी से कंपेयर करेंगे, तो इस खाने को यहाँ पे पहले लोड करना पड़ता है। ठीक है, ये लोड करने के लिए यहाँ पे खर्च करता है अपने एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वंस अपने एटीपी मॉलिक्यूल्स को ये खर्च करता है यहाँ पे लोड करने के लिए। जब ये यहाँ पे लोड हो जाता है, ठीक है, तो आराम से ट्रेवल कर करके ये इस सेल तक पहुँच जाता है। वंस ये यहाँ पहुँचता है तो अगेन यहाँ से यहाँ पे इस सेल को ये अनलोड करता है। ठीक है,
अगेन जब ये खाना ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ पे जाइलम का भी यूज़ है। जाइलम इसके पैरेलली रन कर रहा होता है, अगर तुम जानोगी तो जाइलम इसके पैरेलली रन कर रहा होता है। तो जैसे ही खाना यहाँ पर लोड होता है और यहाँ पर पहुँचता है तो जाइलम इसको पानी यानी कि वाटर ट्रांसफ़र करता है ताकि ईज़िली ये चीज़ें फ़्लो करके यहाँ पे आ जाए। जब यहाँ पे आ जाता है तो ये खाना इसको दे देता है और पानी ये वापस ले लेता है। ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही समझना है कि फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी मॉलिक्यूल्स लगती है, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स लगती है, और फिर एनर्जी मॉलिक्यूल से वो लोड करता है खाना और फिर वो ट्रैवल करके जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म हुआ पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। इन जनरल हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। जैसे कि स्कूटी का अपना काम होता है, कार का अपना काम है, ट्रेन्स का अपना काम है, फ्लाइट्स का अपना काम है और मालगाड़ी का अपना काम है। ठीक है, ये सब के सब ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके अपने अपने काम है। कोई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, कोई जल्दी पहुंचा देता है, कोई सिर्फ सामान ही लेकर जाता है। ठीक है, सिमिलरली ह्यूमंस का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ब्लड बनाता है, यानी कि ब्लड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक या फिर सारे ऑल पार्ट्स ऑफ द जो बॉडी है वो पहुंचाए। ठीक है, ऐसा करने के लिए ब्लड के पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और उनके अपने अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया गया है, ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रेड ब्लड कॉर्पसूल्स यानी कि आरबीसीज, तीसरा होता है वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, एंड चौथा है प्लेटलेट्स। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला कि इनके हर किसी के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो क्या होते हैं इनके फंक्शन? ब्लड का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा एक्चुअली जो लिक्विड पार्ट होता है वो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है जिसकी वजह से वो लिक्विड है वो प्लाज्मा की वजह से ही होता है। ठीक है, प्लाज्मा जब हम लोग ब्लड को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं इनके कंपोनेंट्स, तो जो प्लाज्मा का कलर होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें प्लाज्मा एक्चुअली कंसिस्ट करता है वाटर और अदर डिजॉल्व सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, डाइजेस्टेड फूड हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, और भी अदर जो भी डिज़ोल्व होते हैं इसके अंदर ही। ठीक है, और ये जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं इनको प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी पार्ट से टू अदर बॉडी पार्ट तक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेंगे जैसे कि डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो खाना हर सेल की ज़रूरत होती है, तो ये सारे पार्ट ऑफ द बॉडी तक प्लाज्मा ही पहुंचाता है। सिमिलरली वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 हो गया, यूरिया हो गया, इनको भी बाहर निकालने का काम, जैसे कि यूरिया को वो किडनी तक पहुँचाने का काम भी प्लाज्मा करता है, और CO2 को लंग तक पहुँचाने का काम भी प्लाज्मा करता है। ठीक है, तो ये हुआ प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। सेकेंड आ जाओ आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसूल्स। रेड ब्लड कॉर्पसूल्स ऑब्वियसली रेड इन कलर होते हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया है आरबीसीज। एंड रेड क्यों होते हैं कलर में इसलिए रेड होते हैं क्योंकि इनके पास एक कंपोनेंट होता है जिन्हें हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक्चुअली आयरन का बना रहता है, वही इसको रेड कलर देता है। और आई गेस आरबीसीज या फिर हेमोग्लोबिन का एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, हम सबको ही पता होगा क्या होता है वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना लंग से और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट हम पढ़ेंगे WBCs। इनका काम होता है दुश्मनों से लड़ाई करना, यानी कि ये हमारी बॉडी को बचाते हैं कि हमें डिजीज़ ना हो जाए। कैसे करते हैं ये लोग? जैसे सपोज़ करो कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज या फिर कोई भी फॉरेन मटेरियल घुस गए तो उनको वो किल करते हैं, या तो खा जाते हैं या फिर ऐसी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं जिनसे कि जो फॉरेन यानी कि बॉडीज़ हैं वो मर जाए। ठीक है, तो और इनके जो शेप की अगर बात करें तो इधर ये स्फेरिकल होते हैं शेप में या फिर इरेगुलर होते हैं। ठीक है, WBC का मेजर जो काम रहता है वो फाइट अगेंस्ट डिजीज रहता है। लास्ट जो ब्लड का कंपोनेंट्स है वो है प्लेटलेट्स। अगेन प्लेटलेट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो होता है ब्लड कोगुलेशन। तो क्या होता है ब्लड कोगुलेशन? सपोज करो कि हम ब्लेड से खेल रहे हैं और हमारा हाथ कट गया तो खून बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट नहीं हुआ तो खून बहता ही रहेगा।
ठीक है। लेकिन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, वो ब्लड जहाँ से बह रहा होता है वहाँ पे जाता है और उसको बहने से रोकता है एक हल्की सी परत बना के, ठीक है। यस, उस हेमोफीलिया का नाम आपने सुना होगा। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें कि कोगुलेशन नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कट गया कहीं पे भी तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। तो ये था ब्लड एंड ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि कैसे ब्लड वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी जाता है, लाइक हु प्लेज द मेजर फंक्शन जो ब्लड को पुश करता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो देखता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझे उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेन्स का, ठीक है। कैसे जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं वो ऑल ओवर द स्टेट फैले हुए हैं, ठीक है। तो एक जगह से इसी वजह से उस ट्रैक्स की वजह से ही ट्रेन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और स्टेट इंटर स्टेट में भी एक गांव से दूसरे गांव या फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचती है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे कनेक्शन हैं जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं, ठीक है। तो वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट, ठीक है। हार्ट का क्या काम होता है, हार्ट एक वैसी चीज़ है जो एनर्जी यानी पंप करता है ब्लड को, जिस वजह से जो हमारा ब्लड है वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंच पाता है, ठीक है। इस तरीके से पंप करता है कि जो ब्लड है वो यहाँ तक भी पहुँचेगा, यहाँ पे जो सेल है मेरे वहाँ तक भी पहुँचेगा। सिमिलरली मेरे जो टो है यानी कि पैर का अंगूठा है उसके एज तक एकदम एंड तक वहाँ तक भी पहुँचेगा। तो हार्ट का मेन काम होता है पंप करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर्टरीज और वेन्स की बात करें तो ये ट्रैक्स की तरह होते हैं, रेलवे ट्रैक्स की तरह, ठीक है। ये रास्ता देते हैं, ठीक। लेकिन क्या है, आर्टरीज और वेन्स एक ही काम करते हैं। आर्टरीज क्या करता है, हार्ट से ब्लड को लेता है और ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचाता है, ठीक है। जबकि वेन्स का क्या काम होता है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके वो हार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, अगेन आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन कैरी किया हुआ ब्लड को पहुंचाता है पूरी बॉडी में। वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है उस ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट तक पहुंचाता है एंड देन हार्ट वापस उसे लंग्स तक पहुंचाता है। एंड लास्ट है कैपिलरीज। अगेन हमने पहले भी कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था कि कैपिलरीज बहुत ही टाइनी ब्लड ट्यूब्स होती हैं। उनका बेसिक जो काम होता है वो एक्सचेंज होता है। हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि कैपिलरीज इज वन जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है ब्लड में, लंग्स एल्वियोलाई से ब्लड में भेजती है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हार्ट। तो हम सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट कैसे इस ब्लड को पंप करता है और ब्लड को पंप करके ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है। हार्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आई गेस बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो रहे होंगे, अरे चलो दिल की बात यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन मैं बता दूँ कि दिल बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसे हम सब ने बचपन में ड्रॉ किया रहता है तीर घुसा के, ठीक है। तो हम क्लियर पिक्चर के लिए जानेंगे कि हार्ट होता कैसा है। हार्ट एक्चुअली ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। वो एक मुट्ठी के बराबर होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। अगर वैसे तो अगर हम निकाल के देखें तो वो बहुत ही मस्कुलर होता है, यानी कि मसल्स होती है, उन मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। वो सिर्फ हार्ट में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। और कार्डियक मसल्स का काम ही होता है कि इतना पंप करती हैं, तो वो स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स होती है वहाँ पे, ठीक है। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, हार्ट का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो जानेंगे कि उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर क्या क्या होते हैं, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, उसके नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये दोनों आपस में सेपरेटेड होते हैं वाया वेल्व जिसको हम लोग कहते हैं V1। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो वहाँ पे भी होता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो कि सेपरेटेड होता है वेल्व से, जिसे कहते हैं वेल्व V2, ठीक है। जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहाँ पे आती है, लंग्स से आ रही होती है एक वेन जिसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का मेन काम यही होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और लेफ्ट एट्रियम में डालती है, ठीक है। सिमिलरली
जो राइट एट्रियम होता है, वहाँ से एक जो पल्मोनरी आर्टरी जारी होती है, जिसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स में ले जाती है। ठीक है, ये था एक स्ट्रक्चर। दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो पहला, एक तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, वहाँ से एक मेन जो आर्टरी है वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी जाती है, जिसे कहते हैं एरोटा। ठीक है, वो मेन आर्टरी होती है एरोटा। एरोटा फर्दर सब डिवाइडेड होती है बहुत सारे छोटे छोटे आर्टरीज में एंड देन कैपिलरीज में, और ये आर्टरीज एंड कैपिलरीज ब्लड पंप करती है, वो हम लोग फंक्शन में जानेंगे। ठीक है, सिमिलरली राइट वेंट्रिकल्स में आ जाए तो राइट वेंट्रिकल्स में एक एक मेन वेन एंटर करती है, जिसको हम लोग कहते हैं वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू राइट एट्रियम एंड देन टू लंग्स। ठीक है, तो ये था मेन जो हमारा है स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देखेंगे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, समझेंगे कि कैसे ये जो हार्ट है फंक्शन करता है। तो ये है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है कि कैसे कैसे क्या क्या पार्ट होता है और कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, ये है आपका लंग्स, ये है आपका हार्ट। ठीक है, और ये है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन। समझ लीजिए कि ब्रेन हो गया, हमारा फुट हो गया, हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हमारे किडनीज वगैरह हो गई, तो सारे बॉडी ऑर्गन्स है ये। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। ये लंग है, लंग्स में हमने ये रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि लंग्स में ऑक्सीजन आता है, और लंग्स में जैसे ऑक्सीजन आता है और वो कैपिलरीज तक पहुँचता है, वहाँ से ही जो पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, पल्मोनरी वेन उस ब्लड को लेके आती है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, उस ब्लड को, जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। ठीक है, तभी जब ये लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, जब सारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, हार्ट के सारे मसल्स रिलैक्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सारा का सारा ब्लड कहाँ पे चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना, जैसे ये सिकुड़ता है, छोटा होता है, तो ये सारा ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। पर आप देख रहे होंगे कि ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से डिवाइडेड है वाया वेल्व V1। ठीक है, तो क्या फंक्शन होता है इस V1 का? V1 का फंक्शन होता है कि जो ब्लड इसमें आ गया है वो उसको वापस इधर जाने से रोक। कैसे? जैसे ही ब्लड यहाँ पे आता है वो अपने आप ही क्लोज हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ठीक है, वंस जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सिकुड़ता है, सारा का सारा ब्लड एक एरोटा में आ जाता है। एरोटा क्या है? एरोटा मेन आर्टरी है। ठीक है, वो मेन आर्टरी जो पूरा का पूरा सामान लेकर आती है। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, जो वेयर हाउसेस होते हैं, वेयर हाउसेस में कैसे पूरा सामान होता है, वहाँ से फर्दर हम लोग लोगों को बुलाते हैं, बोलते हैं अच्छा तू ये सामान वहाँ लेके जाओ, तू वो सामान वहाँ पे लेके जाओ। वही फंक्शन होता है एरोटा का। ठीक है, एरोटा पूरा ब्लड लेता है, फर्दर ये जो एरोटा होता है वो डिवाइड हो जाते हैं आर्टरीज में एंड कैपिलरीज में। तो वो ब्लड आर्टरीज और कैपिलरीज से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स चले जाते हैं। ठीक है, वंस बॉडी ऑर्गन्स में चले जाते हैं, वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, तो वेस्ट मटेरियल यानी कि CO2 O2 को यूज़ होके ब्रेकडाउन फूड हो जाता है, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल CO2 बनता है। तो जो हमारा O2 वहाँ पे खर्च हो गया, तो जो हमारा ब्लड बचा वो बचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। वो जो ब्लड है वो कैरी करता है वेना कावा। ये एक मेन वेन है जो कि पूरे के पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वापस से पहुंचाती है किधर? राइट एट्रियम में। ठीक है, अगेन तभी राइट एट्रियम रिलैक्स्ड होता है। फिर अगेन जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वाया वेल्व V2, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी बैक टू लंग्स चला जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछ जाती है, जैसे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि दो सर्कुलेशन हो रहे होते हैं यहाँ पे। पहला क्या कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, ठीक है, यानी कि हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में आया। ठीक है, ये जो सर्कुलेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं
पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, दूसरा सर्कुलेशन क्या है कि देखो हार्ट से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी गया एंड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से अगेन वापस हार्ट में आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं सिस्टोलिक सर्कुलेशन, और ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही होती है, इसलिए हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब कैसा, तो हमारा जो हार्ट होता है वो कैसे बीट करता है, पहले ये साइड बीट करता है तो ब्लड हमारा बोला बॉडी में चला जाता है, सेकंड इस साइड बीट करता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे करता है हमारा हार्ट फंक्शन। कुछ भी मुश्किल नहीं थी, इजी है, ऐसे अगर समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है रिपीट में देखो, और कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था बट ख़त्म हो गया। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एक्सक्रीशन। अगेन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन पढ़ने से पहले जानेंगे कि क्या है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन जनरल रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी और द ह्यूमन बॉडी और द एनिमल बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी जानेंगे कि कैसे प्लांट्स एक्सक्रीशन करते हैं, एंड देन एनिमल्स कैसे करते हैं, एंड देन विल गो टू ह्यूमंस कि ह्यूमंस कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो कुछ चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन इन लोगों में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वाटर भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ये इससे रिलीज करते हैं किससे, हमारा फेवरेट स्टोमेटा से। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, सो वी विल नॉट डिस्कस। दूसरा, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्लांट्स रिलीज करते हैं बाय शेडिंग देयर लीव्स और बार्क्स। ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक पत्ते में रिलीज कर देते हैं, जो कि मतलब अपनी लाइफ ऑलमोस्ट खो चुका होता है, इसलिए वो येलोइश हो जाता है और नीचे फॉल ऑफ करता है। सिमिलरली जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वो वैसे शेड करते हैं जब थोड़े थोड़े बार्क को वो लोग रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तीसरा, कुछ इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी कभी जब पेड़ के आसपास जब जाते हो देखते हो वहाँ से कोई स्टिकी स्टिकी सी चीज़ उसके बार्क पे कलेक्टेड होती है, एक्चुअली में वो उन लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि कभी कभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि गोंद को हम लोग खाते हैं, जैसे कि हींग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, और कभी कभी प्लांट्स रूट्स से भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं इन द सॉइल। ठीक है, तो इन लोगों का हमारी तरह यानी कि ह्यूमंस की तरह या फिर एनिमल की तरह वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन वो अपने पार्ट से ही या फिर स्टोमेटा से इन सारी चीज़ों को, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको वो रिलीज कर देती है। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीट करते हैं। हम लोग हमेशा जैसे पढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एंड देन फिर हम लोग समझते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीट करते हैं। तो यूनिसेलुलर का हमारा फेवरेट एग्जांपल है अमीबा। तो अमीबा कैसे अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करता है, अमीबा का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ करता है डिफ्यूजन से, यानी कि उसका अपने सेल वॉल के थ्रू जितना भी वेस्ट CO2 है उसको रिलीज़ कर देता है। रही बात नाइट्रोजनस वेस्ट की और एक्सेस वाटर की, तो उसके लिए उसके पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में इकट्ठा करता है और उसको रिलीज़ कर देता है। ठीक है, सेकेंड है अर्थवर्म, यानी कि अर्थवर्म के पास एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया इज़ द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ अर्थवर्म। इसके अलावा कभी कभी उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करने के लिए यूज़फुल होती है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, सो इट्स नेफ्रिडिया। ठीक है, और फिर बात आती है एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म की, मतलब कि हम ह्यूमंस की, तो हमारे पास एक अच्छा खासा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें कि है किडनी, और किडनी के अंदर हमारे पास एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, हम लोग डिटेल में समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है तो हम लोग डिटेल में समझेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। हम लोग फिगर में देखेंगे हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पे क्या क्या होता है। हमारे पास होते हैं 2 किडनीज। ठीक है, किडनीज यानी किडनीज जो होते हैं वो बीन्स की तरह होते हैं। आई गेस बचपन से ही हम लोग ये पढ़ के बड़े हो रहे हैं कि किडनी बीन्स की तरह होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास होती है 2 किडनी, लेफ्ट एंड राइट किडनी। किडनी से निकलते हैं 2 पाइप जैसे स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं यूरेथर।
ठीक है। यूरेटर कहाँ पे जुड़ते हैं, वो कनेक्ट होते हैं ब्लैडर से। ब्लैडर में क्या होता है, ऑब्वियसली ब्लैडर में यूरिन जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा, ऑब्वियसली यूरेथ्रा इज़ द प्लेस जहाँ से कि हम लोग जो भी हमारा वेस्ट है उसे रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अगेन ऊपर आ जाओ तो वहाँ पे एक मिलेगी तुमको रेनल आर्टरी, दूसरे मिलेगी तुमको रेनल वेन। तो क्या करती है, रेनल आर्टरी जो होती है वो जो डर्टी ब्लड होता है, यानी कि जो ब्लड वेस्ट मटेरियल से भरा होता है उस ब्लड को लेके आती है किडनी में। ओके, किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है उस डर्टी ब्लड को, और जो भी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिया होता है, उसको अपने पास ही रख लेता है और ब्लड को प्योर करके रेनल वेन के थ्रू वापस से ब्लड में भेज देता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब आ जाओ किडनी पे। किडनी के अंदर बहुत सारी, ऑलमोस्ट 1 मिलियन एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती है जिन्हें कि हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। बेसिकली नेफ्रॉन ही वो चीज़ है जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। तो हम समझेंगे कि कैसे नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करती है, उसके लिए हमें उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे डिटेल स्ट्रक्चर फिगर में अगेन। तो अगर आप लोग देखोगे तो सबसे जो ऊपर का कप लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहते हैं बॉमन कैप्सूल्स, ठीक है। बॉमन कैप्सूल से एक लंबी सी ट्यूब एक्सटेंड हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल जो कि एक एंड से तो बॉमन कैप्सूल से कनेक्टेड है, दूसरे एंड से वो कहाँ कनेक्टेड है, कलेक्टिंग डक्ट से, जहाँ पे यूरिया कलेक्ट होता है, ठीक है। अगेन बॉमन कैप्सूल पे आ जाओ तो वहाँ पे तुम्हें एक जाले जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसे कहते हैं कि ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस में है जो रेनल आर्टरी होती है, रेनल आर्टरी जो भी प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड होती है ना, डर्टी ब्लड होता है, वो ग्लोमेरुलस में डालती है, ग्लोमेरुलस फिल्टर हो जाता है, ठीक है। जो एक एंड होता है रेनल आर्टरी का वो ग्लोमेरुलस में जाता है, बाकी दूसरा एंड कॉइल करता हुआ पूरे नेफ्रॉन को, यानी कि पूरे ट्यूब्यूल को कॉइल करते हुए रेनल वेन के पास जाता है और रिलीज करता है प्योर ब्लड, ठीक है। अब आ जाओ अगेन, बॉमन कैप्सूल का क्या फंक्शन है, वो तो ग्लोमेरुलस को कंसिस्ट करता है, इसीलिए सारा ब्लड वहीं पे जाता है और ग्लोमेरुलस का काम ही है फिल्टर करना। फिल्टर करके जब वो ट्यूब्यूल में जाता है तो ट्यूब्यूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये फंक्शन है कि सपोज करो गलती से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो ग्लोमेरुलस से अंदर आ गई हैं, ट्यूब्यूल के अंदर आ गई हैं, तो वो ट्यूब्यूल अलाउ करता है रीएब्जॉर्प्शन को। यानी कि सपोज करो कोई इंपॉर्टेंट सॉल्ट को उन्होंने फिल्टर कर लिया अंदर की तरफ, तो जैसे ही वो ट्यूब्यूल में जाती है वो वापस से ब्लड में जा सकती है, सो कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, तो वापस से ब्लड में चली जाती है। लेकिन यूरिया है जो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ट्यूब्यूल के अंदर ही रहता है और ट्रैवल करके कलेक्टिंग डक्ट तक जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि किडनी में होते हैं और वो बैक एंड फोर्थ ब्लड को फिल्टर ही करते रहते हैं और वो पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट लाके कलेक्टिंग डक्ट से जो ब्लैडर होता है वहाँ पे स्टोर करते हैं। वंस जब स्टोर कर देते हैं तो ऑब्वियसली जब हमें अर्ज होती है कि हमें यूरिनेशन के लिए जाना है, यानी कि सुसु के लिए जाना है, तो हम लोग जाते हैं और उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देते हैं वॉशरूम में, ठीक है। तो ये ख़त्म हुआ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्वेश्चन है तो अगेन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आ रहा हो और पसंद आ रहा हो, और अगर समझ भी आ रहा है और पसंद भी आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए।